74 टाइम्स। ये आईपीओ था जिसमें मैंने भी अप्लाई किया था, मिला नहीं, वो अलग बात है। बट ये दर्द ज़्यादातर लोग रिवर्बरेट कर प्रीमियर मतलब आई थिंक इस साल जितने भी आईपीओज आए हैं उसमें मेरे ख्याल से ये बेस्ट है। और गजब है, हाँ, रिटेल सिर्फ 7 गुना हुआ। छोटा एचएनआई, बड़ा एचएनआई 50, मतलब रिटेल वाले भी अब एग्रेसिवली कितना बेट कर रहे हैं। वो एचएनआई कहीं ज़्यादा, और उस छोटा एचएनआई वाला पार्ट है वो 50-55 टाइम। एक्चुअली उसको थोड़ा डेफिनेशन को चेंज करने की ज़रूरत आ गई है बेसिकली, क्योंकि जिस तरीके से अब 2 लाख तो कुछ रह नहीं गया एक्चुअली रिटेल कैटेगरी में वो गिरना, वो बेइज्जती लगता है, उसको लगता है कि मैं क्यों रिटेल, मैं भी एचएनआई, तो वो उस चक्कर में। खैर एनीवे इस पर बात करेंगे, लेकिन ये आज थोड़ा सा बड़ी लिस्टिंग है आज, और प्रमोटर आए थे इनके यहाँ पर, ऑब्वियसली नीरज जी के साथ इंटरव्यू था उनका, उसमें मैंने बात की थी उनसे, और मुझे काफ़ी काफ़ी प्रॉमिसिंग लगी कंपनी, और टेबल पे कुछ छोड़ा है। मेन चीज़ ये है कि टेबल पे कुछ छोड़ा है, तो इसके लिए खैर आईपीओस पर आज मैं थोड़ी और चर्चा भी करने वाला हूँ, क्योंकि कल काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आई हैं आईपीओस पर, एक तो सेबी की स्टडी और एक एसएमई आईपीओस को लेकर, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन एक काम करते हैं, आज मैं सुबह जब उठा और जब मैं सुबह अपना ये तैयारी कर रहा था, आज मुझे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोलूँ इस मार्केट पर, तो मैं सोचा चलो आज मैं थोड़ा सा ना एक मार्केट के टेक्सचर, जो इस साल का टेक्सचर रहा है वो देख लेता हूँ कि कैसा रहा है, तो उस पर थोड़ी बात हो जाए। और बहुत आई पॉपिंग नंबर्स आपको दिखाई देंगे। ये इस साल के रिटर्न्स हैं। इस साल के रिटर्न्स देखिए आप, इस समय मार्केट में सिर्फ एक इंडेक्स है जो नहीं चला है, वो सबसे बड़ा इंडेक्स है निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक इस साल सिर्फ 6%। अच्छा एक और चीज़, सिर्फ 6% अगर आप देखें जनवरी से लेके अब अगस्त खत्म हुआ, सितंबर चल रहा है, इसको अगर आप एनुलाइज कर देंगे तो भी एनुलाइज 9-10% का रिटर्न, जो भी फिक्स डिपॉजिट को बीट कर रहा है। तो भारतीय मार्केट में ये साल इतना शानदार रहा है, पहली प्लेट पे रहते हैं, इतना शानदार रहा है कि इवन अगर आपने वर्स्ट परफॉर्मिंग इंडेक्स में भी पार्टिसिपेट किया है तो भी पहली प्लेट पे वापस, हाँ, तो भी आपको एफडीज को तो बीट कर ही दिया आपने। निफ्टी आईटी दूसरी तरफ 21%। मैंने निफ्टी बैंक के तुरंत बाद निफ्टी आईटी क्यों डाला है, क्योंकि ये दोनों एक नॉर्मली काउंटर बैलेंसिंग इंडेक्स होते हैं। जो दो सबसे बड़े इंडेक्स हैं हमारे मार्केट में, निफ्टी बैंक जहाँ 30% का वेट है, और आईटी जहाँ 12-13% का वेट है। तो निफ्टी आईटी 21%, और उसके बाद देखिए आप सीपीएससी 51%। और सीपीएससी एक लगातार एक बात हुई थी पिछले साल भी कि एक सीपीएससी इंडेक्स जो है उसमें ईटीएफ के थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, बहुत शानदार रिटर्न्स दिए उसने। ऑटोज आई थिंक 40%, बहुत ज़बरदस्त रिटर्न है। उसका जो अगली पीरियड है ना, वो उसमें दो ऐसे इंडेक्स हैं जिन्होंने आपको कंसिस्टेंट रिटर्न्स दिए। फार्मा में 36% का रिटर्न है आशीष इस साल, और फार्मा में आप लगातार देखिए पिछले 10 साल से कंसिस्टेंट रिटर्न्स हैं। रियल्टी में बहुत अच्छे रिटर्न्स आए हैं 34%। और उसके बाद विद इन बैंक्स मैंने एक चीज़ नोटिस की, आप ये चीज़ देखिए, निफ्टी प्राइवेट बैंक 3.5%, निफ्टी पीएसयू बैंक 23%। तो सारा का सारा मामला जो है वो निफ्टी प्राइवेट बैंकों का है, और निफ्टी प्राइवेट बैंकों में भी मेनली दो स्टॉक्स हैं, आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक, जिन दोनों स्टॉक्स ने चलना बंद कर दिया। ये नंबर्स मैं क्यों रख रहा हूँ बेसिकली स्क्रीन पर, क्योंकि अब यहाँ पर आपको करना क्या है, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। मार्केट में एक तरफ हैं बैंक्स जहाँ पे वैल्यूएशन सबसे ज़्यादा कंफर्टेबल है। इस समय मार्केट में अगर कोई एक सेक्टर है जिस पर आप डंके की चोट पे कह सकते हैं कि वैल्यूएशन कंफर्टेबल है, वो है बैंक्स। लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे सेंटिमेंट खराब है। सेंटिमेंट कहाँ अच्छा है आपका, आईटी में, लेकिन आईटी की वैल्यूएशन खराब हो गई है वापस। लार्ज कैप आईटी फिर वही 25-26 टाइम के प्राइस टू अर्निंग से पहुँच चुका है। तो ये एक कॉन्ड्रम है मार्केट में कि इस समय आपको करना क्या है। मेरा ये मानना है कि इस समय आपका थोड़ा पोर्टफोलियो वापस बैंकों की तरफ होना चाहिए। हो सकता है थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस हो जाए, लेकिन इससे बेटर रेट नहीं मिलेगा प्राइवेट बैंकों में। हाँ, लेकिन अगर आप ट्रेडर हैं और अगर आप एक मोमेंटम प्लेयर हैं तो इस समय रहें ऑटोज़ के साथ, फार्मा के साथ, जो बेसिकली आउट परफॉर्म कर रहा है। तो अगर आपकी अप्रोच ट्रेडिंग की अप्रोच है, और मैं बार बार कह रहा हूँ कि दोनों अप्रोच डिफरेंट होती है, अगर आपकी ट्रेडिंग की अप्रोच है, अगर आपकी मोमेंटम की अप्रोच है, तो रहें उन सेक्टर्स में जहाँ पर 30-35-40% के आपको रिटर्न्स रहें। ऑटोज़, फार्मा, आईटी, ये लगातार ऐसे स्टॉक्स में रहें, और आपका यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि बड़ा पैसा बनेगा, खासतौर से फार्मा में। लेकिन अगर आप एक इन्वेस्टर हैं तो अब टाइम आ गया है कि थोड़ा सा, और मैं कुछ स्मार्ट फंड मैनेजर से बात कर रहा था, बहुत लोगों ने थोड़ा सा प्राइवेट बैंक्स खरीदना शुरू कर दिया, क्योंकि एग्जैक्ट बॉटम तो आप कभी नहीं पकड़ पाएंगे, लेकिन जब चलेगा बैंक निफ्टी तो लंबा चलेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना है फॉर नाउ। लेकिन अगर आप एक ट्रेडर हैं तो फार्मा, आईटी
मेटल्स, ऑटोस, ये कुछ सेक्टर्स हैं जिनके साथ रहें आप तो बेटर रहेगा। ये सोचा कि आज थोड़ा सा एक सेक्टर स्पेसिफिक चीज़ से स्टार्ट की जाए। रोटेशन है मार्केट में काफ़ी हद तक, लेकिन मेन चीज़ ये है कि सबसे बड़ा सेक्टर जो है वो नहीं चल रहा है। अच्छा, ये एक मार्केट की स्ट्रेंथ बता रहा है आपको कि सबसे बड़ा सेक्टर निफ्टी प्राइवेट बैंक 3% चला है, उसके बावजूद निफ्टी इतना शानदार चला है। तो ऑब्वियसली मार्केट में स्ट्रेंथ काफ़ी है और पैसा काफ़ी है मार्केट में, जो बाकी स्टॉक्स को और बाकी इंडिसेस को चेस कर रहा है इस समय। अच्छा ही नहीं चला, लोगों को अब उसमें कंफर्ट मिलने लगा है। हाँ। कल भी मार्केट बिग वॉइसेस में चर्चा हो रही थी कि बैंक्स में हमें अब कंफर्ट मिल रहा है एटलीस्ट अंडर परफॉर्मेंस के चलते। तो मौके हैं, एवेन्यूज हैं आपके पास इस तरह के उफान वाले बाजार में भी, और इस तरह की हेवी वेट पॉकेट को लेकर अब एक्सपर्ट्स कंफर्ट की बात कर रहे हैं, तो अच्छी खबर है। खैर, फार्मा, मेटल्स, आईटी, ऑटो, ये आपकी गो टू पॉकेट्स हो सकती हैं जिसमें बहुत अच्छा आउट परफॉर्मेंस इस समय देखने को मिल रहा है। लेकिन चलिए आज के अब सेशन को अप्रोच करा जाए। मंगलवार का दिन है, फिन निफ्टी की वीकली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी है, और कल ध्यान रखिएगा अमेरिकी बाजारों में छुट्टी थी, तो वो लेबर डे एंजॉय कर रहे थे, एक्सटेंडेड वीकेंड एंजॉय कर रहे थे। आज शाम को वहां पे ट्रेडिंग रिज्यूम होगी। तो इस बीच गिफ्ट निफ्टी कह रहा है बिल्कुल फ्लैट लेकिन हल्के हरे निशान के साथ हम लोग आज के सेशन की शुरुआत करेंगे। ऐसे ही समीकरण बने रहे तो एटलीस्ट 14वां सेशन हो जाएगा। भारतीय बाजार उछाल मजबूती के साथ ट्रेड कर रहे होंगे। यूएस से क्यूज नहीं तो क्या हुआ, आज सुबह का एशिया स्क्रीन पर आएगा। मिला जुला रुझान है, कोई डेवलप्ड मार्केट हमारे यहाँ निकेई जो है मजबूत होगा, पर बाकी थोड़े से ठंडे ठंडे कामकाज करते हुए देखिए हरे और लाल के बीच में एशिया लार्जली झूलता हुआ, पर लार्जली सब मार्केट्स हरे की तरफ बढ़ रहे हैं, सिर्फ चाइना के मार्केट्स को छोड़ के। तो ये ठीक है, हरे में आ रहे हैं सब मार्केट। सुबह तो ऐसा नहीं था। जहां तक यूएस में प्री मार्केट जो इंडिकेशंस आ रहे हैं आज के एक्सटेंडेड वीकेंड के बाद जब ट्रेड रिज्यूम होगा, एकदम फ्लैट इंडिकेशंस हैं, स्लाइटली इन रेड यूएस फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए। हमने फ्राइडे को बहुत अच्छी तेजी आती हुई देखी थी यूएस में, उसके बाद इस तरह के इंडिकेशन है। नीरज जी, गुड मॉर्निंग। जब यूएस बंद था तो आप जल्दी सो गए थे कल क्या? यस, एकदम। फिर सुबह उठ के क्या क्या मिला? सुबह उठ के मैंने पढ़ा तो कह रहा था यूरोप देखो आप। हमने कहा यूरोप और पहले बंद हो गया, रीडायरेक्ट कर दिया था उसने यूरोप पे। फिर कहा एशिया देखो, तो एशिया वाले मार्केट तो मतलब मिक्स टाइप के ओपन है। कोई बहुत ज़्यादा क्यूज़ नहीं एशिया में, केवल वो कोरिया के इन्फ्लेशन आया जिसको बहुत दुनिया में बहुत ट्रैक नहीं करते लोग। तो दो चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए जो अपने मार्केट को रहेंगी। एक तो क्रूड अभी भी $76 के आसपास ही बना हुआ है, तो वो एक बहुत पॉजिटिव खबर है। मिडिल ईस्ट में भी थोड़ी शांति है और समझौता होने की संभावनाएं बढ़ती दिख रही हैं, काफ़ी प्रेशर है यूएस की तरफ से, तो वो भी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट है। और यूएस की तरफ आप देखेंगे तो फ्यूचर्स में हल्का सा मिक्स टाइप ओपन है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ से लेकर के फेड की बैठक तक अब कोई बड़ा इवेंट या कोई बहुत बड़ा डेटा नहीं आना जिससे मार्केट को देखना हो, क्योंकि फेड के फैसले इस महीने के मतलब अगस्त अंत तक जो डेटा आ गया है उस पर होना है। अब जो नंबर आएंगे 12 तारीख को यहाँ पे आएगा इन्फ्लेशन का नंबर, लेकिन वो अकाउंट फॉर नहीं होगा, वो अगली बैठक के लिए होगा। तो इसलिए यूएस मार्केट थोड़ा कंफर्ट जोन में है। तो मुझे नहीं लगता कि यूएस मार्केट में कोई बहुत उतार चढ़ाव अगले 8-10 दिनों में देखने को मिलेगा, अनलेस ही कोई प्रॉफिट बुकिंग हो या कोई बहुत बड़ी तेज़ी हो। तेज़ी शायद इसलिए नहीं होगी क्योंकि लोग अब देखना चाहते हैं कि 0.25% कट होगा या ½ % कट होगा, तो वो एक इंटरेस्टिंग चीज़ होगी। बाकी अपने अपने क्लाइंट नोट में चाहे JP मॉर्गन चाहे गोल्डमैन सैक्स हो, वो सब थोड़ा कॉशियस अप्रोच लेके चल रहे हैं, क्योंकि मार्केट वहाँ पे भी रिकॉर्ड लेवल पे बना हुआ है। तो वो लोग ये कह रहे हैं कि आप यहाँ से घटना तक थोड़ा सा आपको कॉशियस अप्रोच रखना चाहिए। तो ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, बाकी कोई बहुत बिटवीन द लाइन रीड करने की ज़रूरत नहीं है आज भी। ओके, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है, ज़्यादा रीड बिटवीन द लाइंस करें ना, सब ठीक ही है। हैंडओवर बढ़िया, हैंडओवर अच्छे रखो, न्यूट्रल हैंडओवर एकदम नहीं, पॉजिटिव रखिए, पॉजिटिव हैंडओवर भाई साहब। और अच्छा, एशिया जो इंप्रूव हुआ था, आज सुबह ये बता रहे थे कि हम लोग इंतजार कर रहे थे साउथ कोरिया के इन्फ्लेशन प्रिंट का, आ गया 44 मंथ के लोस पे 2%। हाँ 2%, पिछले महीने था 2.6%, तो अच्छा खासा कूल ऑफ हुआ। तो इसीलिए एक्स ऑफ चाइना बाकी सारा एशिया इन ग्रीन आता हुआ आपको नजर आएगा, तो थोड़ा मूड बेटर ही हो रहा है। ऐसे में अब सेटअप समझ लिया जाए। ये जो 13 की बार बार चर्चा हो रही थी, कल एक साइकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट था भाई, 13 और 17 को लेकर दो डर लगते हैं। 13 का पड़ाव तो निकल गया है, लेकिन इस बीच सेटअप कैसा लग रहा है आपको? बिल्कुल, देखिए मैं सेटअप पे आऊँ उससे पहले एक चीज़ मैं कहूँगा कि मैं ये थोड़ा सा यूएस मार्केट में आजकल एक डिबेट चल रही है कि क्या अब रेट कट प्राइस दिन है और क्या जिस दिन रेट कट होगा उस दिन मार्केट एक्चुअली क्या गिरेगा। मेरा ऐसा मानना नहीं है। मेरा ये मानना है कि ये एक
मैक्रो ट्रिगर है मार्केट के लिए, और अगर गिरा भी मार्केट तो 1-2 दिन के लिए गिरेगा, उसके बाद वापस मार्केट चलना शुरू होगा, क्योंकि ये एक बड़ा ट्रिगर होगा आगे जाकर अमेरिकी मार्केट्स के लिए भी और वर्ल्ड मार्केट के लिए भी। और जिस तरीके की आपने ऑलरेडी एफआई की बाइंग देखनी शुरू कर दी है इंडियन मार्केट में, वो ऑलरेडी इस चीज़ का प्रीकर्सर है कि लोगों ने थोड़ा सा ऑलरेडी एलोकेशन करने शुरू कर दिए हैं थोड़ी सी रिस्की मार्केट्स में, इमर्जिंग मार्केट्स में। तो वो एक चीज़ है, मुझे लग रहा है कि ये जो एफआई का इन्फ्लो है ये एक फ्लैश इन द पैन नहीं है, ये मार्केट को सपोर्ट करेगा आगे जाकर। तो इसके लिए सेटअप में आजकल मैं ये नंबर खास तौर से देखता हूँ कि एफआईएस ने क्या किया। कल भी अगर आप देखें तो कल भी एफआईएस की बाइंग है कैश मार्केट में। अब चलिए, परसों की बाइंग को हमने कह दिया था कि एमएससीआई की बाइंग थी, कल तो कोई एमएससीआई का फैक्टर नहीं था, तो 1700 करोड़ की बाइंग है एफआईएस की तरफ से, और सामने डीआई भी बाय कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि डीआई सेल कर रहे हैं। लेकिन कल मार्केट क्यों फिर भी इतना नहीं चला, क्योंकि कल थोड़ा सा रिटेल प्रॉफिट बुकिंग के मूड में था। कल वो स्क्रीन बता रही थी आपको, मिड कैप, एडवांस डिक्लाइन, निफ्टी जूनियर, वो कुछ ना कुछ आपको स्क्रीन पर देख के लग रहा था कि कल थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग हो रही है। तो ये था कल। लेकिन बार देखिए आपकी स्क्रीन पर, अब लगातार एफआईएस के तो ग्रीन बार बन रहे हैं, डीआईएस के ऑब्वियसली किसी दिन ग्रीन किसी दिन रेड, लेकिन मोर और लेस इंस्टीट्यूशंस अब दोनों बाय साइड पर हैं। कल एफआईएस ने थोड़ा सा इंडेक्स फ्यूचर बेचा है आशीष, 600 करोड़ के करीब इंडेक्स फ्यूचर्स में कल सेलिंग है, और उसके सामने स्टॉक फ्यूचर्स में लेकिन बाइंग है, करीब 2200 करोड़ की बाइंग है स्टॉक फ्यूचर्स में। विद इन इंडेक्स फ्यूचर्स कल एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, बहुत टाइम के बाद बैंक निफ्टी में बाइंग थी 250 करोड़ की, और निफ्टी फ्यूचर्स में सेलिंग थी करीब 840 करोड़ की। तो कुल मिलाकर 6 दिन की लगातार वन वे बाइंग के बाद कल इंडेक्स फ्यूचर्स में नेट सेलिंग थी। आपको अगली प्लेट में दिखाई देगा वो 600 करोड़ की सही, लेकिन सेलिंग थी, और थोड़े से कल शॉर्ट्स आए सिस्टम में। अच्छा, कल सेटअप की हमने सुबह बात की थी कि ओवरबॉट हो गया है, आज थोड़ा सा वो ओवरबॉट एटलीस्ट कम हुआ है कल के उस मूव के बाद। अब देखिए लॉन्ग शॉर्ट देखिए, कल 9600 लॉन्ग जुड़े, लेकिन शॉर्ट ज़्यादा जुड़े, करीब 19,000 शॉर्ट जुड़े, और वो जो लॉन्ग शॉर्ट का परसेंटेज 72% पहुँच गया था, 2,43,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग पहुंच गए थे हम। थोड़ा कम हुआ है, वो बहुत ज़्यादा तो कम नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा कम हुआ, 72% से हम 70% पर आ गए हैं लॉन्ग पोजीशंस में, और 2,43,000 से 2,33,000 पर आ गए हैं। इवन इंडेक्स ऑप्शंस का भी अगर आप आंकड़ा देखेंगे तो कल सिस्टम में थोड़ी सी कॉल सेलिंग हुई है, कॉल बाइंग 1.58 है, लेकिन कॉल शॉर्टिंग 2.32 लाख है उसके सामने। तो ये भी आपको बता रहा है कि थोड़ा सा मार्केट में कल एटलीस्ट हायर लेवल पर हेजेस आ गए, या जो मर्जी कह लीजिए आप उसको। इवन इंडिया विक्स कल भागा, करीब 5% इंडिया विक्स भागा, 14.08 पर आया। कल एक और चीज़ मैंने कही थी कि 1.41 के पुट कॉल रेशियो पे मैं फ्रेश बाइंग नहीं कह सकता। अब वो कल पुट कॉल रेशियो भी थोड़ा कूल ऑफ हुआ है, 1.18 पर आया। आज अगर मार्केट आपको थोड़ी डिप दे दे, किसी भी कारण से दे दे अगर, तो वो मेरे ख्याल से फिर शायद एक फ्रेश, अगर आपने मिस कर दी प्रीवियस रैली, तो एक मौका दे शायद एंट्री करने का। तो सेटअप जो है आज बेटर है, कल से बेटर है। कल कंप्लीटली ओवरबॉट थी मार्केट, आज एटलीस्ट उतनी ओवरबॉट नहीं है। तो वैसे भी देखिए कल किसी ने कुछ मिस नहीं किया होगा, अगर आपने कल मार्केट में कुछ खास नहीं किया तो ऐसा नहीं लगा होगा आपको बाय द एंड ऑफ द डे कि मैंने कुछ मिस कर दिया। आज देखते हैं मार्केट फिर आपको एंट्री अपॉर्चुनिटी दे रहा है या नहीं। कल तो मार्केट ने नहीं दी एंट्री अपॉर्चुनिटी, आज देखते हैं कि मार्केट देगा या नहीं एंट्री अपॉर्चुनिटी। नहीं, ठीक है, कल का मार्केट वैसे ही था, आपने सही भी कहा। कल सुबह जब चर्चा हुई थी, थोड़ा सा वार्निंग वर्ड गलत हो जाएगा, थोड़ा सा कॉशन का अंडरटोन था, ये चर्चा भी हुई थी, थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट है, और स्क्रीन वैसे ही प्ले आउट भी हुई। आप चाहें तो पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग करें, पोजिशनल लॉन्ग्स में हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं तो 25-100 के एसएल के साथ कंटिन्यू करें, बिल्कुल, तो सब सटीक पड़ता है। और एक बैन में भी एक ऐड हो गया, बाय द वे, बैन में एक हिंदुस्तान कॉपर ऐड हो गया, सॉरी मैं भूल गया था सेटअप में, और ऑलरेडी बलरामपुर चीनी बना हुआ है, सॉरी आशीष। ना कुछ नहीं, तो बिल्कुल ठीक रहा। और कल जो भी वो रेजिस्टेंस बैंड जो दिए थे, R1 R2 के बीच में सारे समीकरण थमते हुए नजर आए थे शुरुआती ट्रेड में। आज का फ्रेश अप्रोच अब क्या रखें? ग्लोबल हैंडओवर ठीक है, सेटअप थोड़ा सा बेहतर ही हुआ है कल से आज के बीच में, तो अब क्या करना है? बिल्कुल, देखिए अच्छा एक चीज़ और मैं डिस्कस करूं, मैं जो कल अप्रोच में भी एक चीज़ कही थी कि या तो आप बुक कर लें या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस बढ़ा दें। बुक करना मैं नॉर्मली क्यों गलत मानता हूं, क्योंकि एक बार आप बुक कर लेना फिर री एंट्री टफ हो जाती है, तो इसके लिए ट्रेलिंग स्टॉप लॉस एक बेटर होता है। लेकिन कल मैं थोड़ा सा एक्सेप्शन इसलिए रखा था क्योंकि एक एग्जैक्ट 1000 पॉइंट की रैली हो गई थी, प्लस कल 13th डे था इसके लिए। खैर एनीवे, नंबर्स पर आते हैं। फर्स्ट रेजिस्टेंस है आपका 25,350 से 25,400 पर, कल भी यही था, परसों भी यही था, ऑल टाइम हाई भी यहीं पर है, तो ये आपकी पहली रेजिस्टेंस है। उसके बाद बड़ी रेजिस्टेंस निफ्टी पर प्लेस है 25,450 से 25,500। मंथली ऑप्शंस का अगर आप डेटा देखेंगे तो सबसे ज़्यादा कॉल राइटिंग जो है वो 25,500 पर हुई है, तो 25,450 25,500 के करीब यहाँ पर मुझे लग रहा है कि आपको थोड़ा सा रेजिस्टेंस मार्केट देगा। सपोर्ट कहाँ मिलेगा आपको? पहला 25,200 से 25,250। ऑप्शंस के हिसाब से भी कल का लो भी यहीं प्लेस है 25,235।
ये एक बाय जोन होगा, एक जिसे कहते हैं एक लीप ऑफ फेथ वाला बाय जोन होगा, और एक बड़ा सपोर्ट आपको मिलेगा 25,000 से 25,100 जो कि चार्ट बेस्ड है, तो इसकी वजह से। और अगर आप कैरी कर रहे हैं लॉन्ग्स तो स्टॉप लॉस वही रहेगा, चेंज नहीं होगा 25,100 का। कल निफ्टी क्योंकि बहुत ज़्यादा चला नहीं है 40-42 पॉइंट, तो 25,100 का ही हमारा स्टॉप लॉस रहेगा एग्जिस्टिंग लॉन्ग पोजीशंस के लिए। फ्रेश एंट्री कहाँ करनी है? देखिए फ्रेश एंट्री के लिए 25,150 से 25,200 एक अच्छा जोन है, और अगर और नीचे का लेवल मिल जाए तो ऐड कर दीजिए, और एक सिस्टम में फ्रेश ट्रेड्स के लिए स्टॉप लॉस डाल दीजिए करीब करीब 25,000 का। जो मेरा एक व्यू था कल कि 24,800 850 मिले तो वो नो ब्रेनर होगा, अभी मुझे नहीं लग रहा कि वो जोन आएगा। अभी तो आपको अगर यही मिल जाए 25,150 25,200 मिल जाए, इसी पर आपको एक ट्राई करना पड़ेगा कि ट्राई करके देखते हैं एक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से कि 25,000 का स्टॉप लॉस लगाकर ये ट्रेड सही बैठ रही है या नहीं बैठ रही है। ओके, ये है निफ्टी का अप्रोच। आज मंगलवार के दिन निफ्टी बैंक स्क्रीन पर आएगा, जिसको लेकर बार बार बात हो रही है। पोजिशनल कंफर्ट नहीं, इंट्राडे में ट्रेडिंग के मौके ढूंढे जा सकते थे, और इंट्राडे में जाते जाते मूव्स बने भी, पर वो मूव्स थम गए थे अपने रेजिस्टेंस बैंड के आसपास। बिल्कुल, सब लेने के था तो सबड्यूट सेशन, छोटे दायरे में ही था। और आज फिर निफ्टी की वीकली की तैयारी कैसा लग रहा है? पोजीशन निफ्टी बैंक जब तक स्क्रीन कहेगी नहीं तब तक अपने एंट्री नहीं करनी, आपने ब्यूटीफुली समझा रखा है। बिल्कुल। लेकिन अपने लेवल्स क्या वॉच आउट करने हैं? देखिए एक चीज मैं लेकिन जोड़ देता हूँ, बैंक निफ्टी ने गिरना बंद कर दिया। हाँ, एटलीस्ट मतलब ट्रू। पोजिशनली बैंक निफ्टी ने उतना पैसा नहीं बनाया होगा जितना निफ्टी ने बनाया होगा, लेकिन बनाया होगा फिर भी। 7 दिन में देखें अगर आप तो 1%, 14 दिन में 3%, तो चला तो है, ऐसा नहीं है कि नहीं चला है। तो मैं जब कहता हूं कि पोजीशनल कंफर्ट नहीं है, मैं रिलेटिव परफॉर्मेंस कहता हूं कि देखिए पैसा लिमिटेड है। ऐसा तो है नहीं कि भाई आपके पास अनलिमिटेड पैसा है, आपने ब्रोकर को बोल दिया कि मेरा निफ्टी भी ले ले, मेरा बैंक निफ्टी भी ले ले, ये भी ले ले, वो भी ले ले। ऐसा तो है नहीं, वो ब्रोकर भी फ्री में आपको करेगा नहीं। तो इसके लिए अवॉइड की कॉल रही कि बाकी ज़्यादा आपको बैंक फॉर द बक दे रहे हैं, लेकिन बैंक निफ्टी समहाउ कुछ तो इसको दिक्कत है। यहाँ पर कंफर्ट है वैल्यूएशन का, लेकिन स्क्रीन पर अभी भी वो डिस्प्ले नहीं हो रहा है। देखते हैं कहाँ पर आएगा वो कंफर्ट। अभी के लिए रेंज है 51,000 से 51,800, और बैंक निफ्टी को इंट्राडे ट्रेड करें। अच्छा एक चीज़ मैं बताऊँ, लेकिन अगर मेरे को स्क्रीन पर दिखा दे, मैंने खैर डेटा देखा नहीं है, अगर फॉर एग्जांपल आप एक हफ्ते का निफ्टी बैंक वर्सेस निफ्टी फाइनेंस देख लें, निफ्टी फाइनेंस जो है वो फिर भी रिलेटिवली बेटर है कंपेयर टू निफ्टी बैंक। निफ्टी फाइनेंस ये देखिए 7 डेज का चार्ट आपको थोड़ा बेटर दिखेगा, एक शेड बेटर दिखेगा, क्योंकि एनबीएफसी ने अच्छा करना शुरू कर दिया। आप देखिए बजाज फाइनेंस, फिनसर्व, बाकी की सारी एनबीएफसी अच्छा कर रही हैं। तो एक अप्रोच ये हो सकती है कि अगर आपको फाइनेंशियल्स में काम करना भी है ना, तो एनबीएफसी चुने या निफ्टी फाइनेंस चुने वर्सेस निफ्टी बैंक। वो थोड़ा फिर भी आपको रिलेटिवली बेटर ऑप्शंस दे रहा है इस समय। लेकिन शॉर्ट नहीं है बैंक निफ्टी में भी, शॉर्ट नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने भी साइन तो दिखाए हैं कि बॉटम यहाँ बन चुका है। अब ब्रेकआउट आएगा या नहीं आएगा, बहुत लोग कोशिश कर रहे हैं ब्रेकआउट आएगा, या होप कर रहे हैं आ जाए शायद, लेकिन अभी तक तो स्क्रीन पर साइन नहीं है कि कोई ब्रेकआउट आया बैंक निफ्टी पर। बिल्कुल ठीक। निफ्टी बैंक की चर्चा हो गई, मंगलवार की हो गई तैयारी।